गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी इकोलॉजी यानी कि समुदाय पारिस्थितिकी, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था उसमें हमने समुदाय पारिस्थितिकी की परिभाषा को समझा था। साथ ही हमने जो है आत्मनिर्भरता या संपूर्णता के आधार पर जो है समुदायों को दो भागों में बांटा था, मुख्य या प्रमुख समुदाय और साथ ही गौण समुदाय के रूप में, मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी के रूप में बांटा था। उसके बाद में हमने जैव समुदाय के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायो कम्युनिटीज़ पढ़ा था, जिसमें हमने तनाव क्षेत्र या इकोटोन पढ़ लिया था। सामुदायिक स्थिरीकरण या कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। साथ ही हमने पारिस्थितिक तुल्य या इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स भी पढ़ लिया था। साथ ही हमने कुछ विविधता या डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी। और इसके अलावा हमने जीव संख्या स्थिरीकरण, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन भी पढ़ लिया था। और समुदाय प्रभाविता यानी कम्युनिटी डोमिनेंस भी हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे की बात हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। देखिए, अगला है समुदाय आवर्तिता यानी कि कम्युनिटी पीरियोडिसिटी। जैसा कि सर्वविदित है कि जीवों का जीवन चक्रीय क्रम में निर्धारित होता है, इसी प्रकार एक समुदाय के सभी जीव यथा पौधे एवं प्राणी भी चक्रीय क्रम दर्शाते हैं। जब पूरा समुदाय ही चक्रीय क्रम प्रदर्शित करता है तो यह प्रक्रिया समुदाय आवर्तिता यानी कम्युनिटी पीरियोडिसिटी कहलाती है। जंतु वर्ग के जीव अपनी क्रियाओं से दैनिक लयबद्धता यानी डेली रिदम्स प्रदर्शित करते हैं, जबकि पादप वर्ग के जीव मौसम एवं जलवायु के परिवर्तनों पर आधारित देखे जा सकते हैं। कुछ जीव रात्रि को सक्रिय होते हैं तथा कुछ दिन में सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। इस आवर्तिता के कई प्रकार माने गए हैं, जो कि निम्नानुसार है। पहला, मौसमी आवर्तिता यानी कि सीजनल पीरियोडिसिटी। दूसरा, प्रकाश आवर्तिता यानी फोटो पीरियोडिसिटी। तीसरा, चंद्रीय आवर्तिता यानी लूनर पीरियोडिसिटी। सबसे पहले अपन मौसमी आवर्तिता या सीजनल पीरियोडिसिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, तापक्रम टेम्परेचर, वर्षा प्रेसिपिटेशन, दैनिक प्रकाश का अंतराल आदि पूर्णतया मौसम पर आधारित होते हैं तथा समय समय पर भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इससे अर्थात मौसम से विभिन्न जंतुओं एवं पादपों के जीवन चक्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मौसम परिवर्तन से दिनों दिन प्रकाश का अंतराल तथा अंधकार का समय भी बदल जाता है, जो जीवों के जीवन को सीधा प्रभावित करता है। पक्षी वर्ग अपने घोंसले अथवा आश्रय स्थल उपयुक्त मौसम आने पर ही निर्मित करती है। इसी प्रकार जनन भी सीधा मौसम से जुड़ा हुआ होता है। वर्षा काल में ये फलते फूलते हैं, वहीं अनेक पादप सर्दी में अथवा दूसरे मौसम में फलते फूलते हैं। जंतुओं का जनन काल भी मौसम से जुड़ा हुआ होता है। जनन स्थलों के बारे में भी यही बात लागू होती है। ग्रीष्म ऋतु से भी अनेकों जीवों के जीवन चक्र प्रभावित होते हैं। समेकित रूप से कहा जा सकता है कि मौसम की आवर्तिता से जंतुओं तथा पादपों का जीवन चक्र सीधा ही प्रभावित होता है। दूसरा, प्रकाश आवर्तिता फोटो पीरियोडिसिटी। प्रकाश आवर्तिता के अंतर्गत जीवों पर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव समस्त जीवों पर निश्चित रूप से पड़ता है। प्रकाश जंतुओं तथा वनस्पति वर्ग के जीवों के जनन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। प्रकाशीय गतिविधियां जीवों के जीवन चक्र को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। चूँकि प्रकाश दिन में ही प्रभावी भूमिका निभाता है, अतः इस प्रकार को दैनिक आवर्तिता या डेली पीरियोडिसिटी भी कहा जाता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि प्रकृति में अधिकांशतः गतियाँ जो जीवों द्वारा की जाती है प्रकाश से सीधी संबंधित होती है। वनस्पति वर्ग के जीव तो प्रकाशीय गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित होते ही हैं, किंतु जंतु वर्ग के जीवों पर भी प्रकाश का प्रभाव उनके दैनिक जीवन पर तथा प्रजनन पर बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है।
कई जीव दिन में सक्रियता प्रदर्शित कर दैनिक आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। जैसे बात करें हम, कमल के फूल की पंखुड़ियाँ रात्रि में बंद हो जाती हैं किंतु दिन भर खुली रहती हैं। कई जंतु रात्रि में जागते हैं व दिन में सोते रहते हैं। रात्रिचर, दिवाचर, सांध्यचर शब्द प्रकाश आवर्तिता से संबंध रखते हैं। रात्रिचर प्राणी वे होते हैं जो रात्रि में सक्रिय रहते हैं और दिन के समय जो है निष्क्रिय रहते हैं, सोते रहते हैं। दिवाचर जो दिन के समय सक्रिय रहते हैं और रात को निष्क्रिय रहते हैं या रात को आराम करते हैं। सांध्यचर संध्या के समय जो है अधिक सक्रियता प्रदर्शित करने वाले जीव सांध्यचर कहलाते हैं। प्रकाश आवर्तिता पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती है। पत्तियों के पर्णरंध्रों स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण प्रकाश द्वारा किया जाता है। पुष्पों एवं फलों पर प्रकाश का सीधा प्रभाव दीप्तकारिता से जुड़ा है। प्रकाश से पौधों का वितरण प्रभावित होता है। इसी प्रकार प्रकाश आवर्तिता जीवों की वृद्धि और विकास, वर्णकता यानी पिगमेंटेशन, घवनशीलता यानी लोकोमोशन एवं जनन को सीधे ही प्रभावित करती है। चंद्रीय आवर्तिता, लूनर पीरियोडिसिटी की बात करें, देखिए चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य एक दूसरे के आकर्षण के प्रभाव से जुड़ी चंद्रीय आवर्तिता से सर्वाधिक प्रभावित समुद्री जीव होते हैं। समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही आता है। समुद्र में रहने वाले वनस्पति वर्ग एवं जंतु वर्ग के जीवों को चंद्रीय आवर्तिता बहुत अधिक प्रभावित करती है। नेरीज, लियोडिस जैसे जंतु पूर्णिमा की रात्रि में ही विशेष जनिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हुए अंडे देते हैं। अनेक सीपियों का प्रजनन भी चंद्रीय आवर्तिता से जुड़ा हुआ होता है। ज्वार के विभिन्न आयाम तथा दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार भी अनेक जीवों को प्रभावित करते हैं। दैनंदिन जैविक गतिविधियां एवं जीवन चक्र इनसे पूर्ण रूपेण प्रभावित होता है। 15 दिनों में एक बार होने वाली गतियों को अर्धचंद्रीय तथा 30 दिनों के अंतराल पर होने वाली गतिविधियां पूर्ण चंद्रीय कही जाती हैं। इन्हें अर्धचंद्रीय आवर्तिता एवं पूर्ण चंद्रीय आवर्तिता के नामों से भी संबोधित करते हैं। रात्रिचर जंतु विशेष रूप से चंद्रीय आवर्तिता से प्रभावित होते हैं। अमावस के दिन या तो रात्रिचर अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं अथवा अत्यधिक निष्क्रिय। चांदनी रात में चंद्रमा के प्रकाश से ही उनकी दैनंदिन गतिविधियां सीधी संबंधित होती हैं। इस प्रकार चंद्रीय आवर्तिता की भूमिका प्रत्येक जैव समुदाय या बायोटिक कम्युनिटीज के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। अगला टॉपिक है जैव सामुदायिक अंतर्निर्भरता, कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस। जैव सामुदायिक अंतर्निर्भरता को जैव सामुदायिक पारस्परिक आश्रयता भी कहा जाता है। प्रत्येक जैव समुदाय में अनेक प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं जो उस समुदाय में तालमेल बिठाकर जीवन जीते हैं। ऊपरी तौर पर जैव समुदाय का आधार विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक कारक जान पड़ते हैं, किंतु वस्तुतः सभी समुदायों के सदस्य प्रजनन, भोजन एवं सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसे ही जैव सामुदायिक अंतर्निर्भरता कहा जाता है। जैव समुदाय के सदस्यों का उनके आवश्यकता पूर्ति हेतु विशेषकर प्रजनन, भोजन एवं सुरक्षार्थ सहयोग ही परस्पर सामुदायिक आश्रितता है। प्रजनन हेतु प्रकृति में सामुदायिक अंतर्निर्भरता की बात करें, कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस फॉर रिप्रोडक्शन इन नेचर, जैसा कि हमें ज्ञात है कि कई पौधों में निषेचन हेतु विशेष कीटों का होना जरूरी है, विशिष्ट कीटों का होना जरूरी है। कीट भोजन के लिए फूलों पर मंडराते रहते हैं और अनजाने में ही पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाकर निषेचन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। कई प्रकार के पेड़ पौधों के बीजों का जो है प्रकीर्णन भी पक्षियों, मानव अथवा जंतुओं के माध्यम से होता है। कई पक्षी प्रजनन हेतु तो अपने घोंसले पेड़ों पर ही बनाते हैं जहां भ्रूणिक विकास संभव हो पाता है। कौवे के घोंसलों में कोयल अपने अंडे देती हैं, जहां कोए ही कोयल के बच्चों का पालन पोषण करते हैं। गाल वैस्प जो है विशेष पौधों के तनों में
अपने अंडे देते हैं ताकि लार्वा को तुरंत ही वांछित भोजन उपलब्ध हो सके। प्रचुर मात्रा में प्रजनन एवं विशिष्ट भौगोलिक विस्तार दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। प्रत्येक समुदाय में विशेष प्रकार के सदस्य स्वयं ही किसी निश्चित अथवा निर्धारित स्थान पर स्थापित होते हैं। तत्पश्चात भोजन आश्रितता पर ध्यान देकर उसे संतुलित बनाते हैं। जब भोजन स्पर्धा समाप्त होने लगती है तो प्रजनन में बढ़ोतरी होकर जीवों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगती है। इस समय इन जीवों का भौगोलिक विस्तार होकर ये आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगते हैं। यह विस्तार पोषण स्तर एवं जीव भार के पिरामिडों को भी विस्तृत बना देता है। इससे अनेक शाकाहारी या मांसाहारी जीव समुदाय के सदस्यों में समाहित हो जाते हैं। कोई भी समुदाय अनवरत विस्तार नहीं कर सकता है। कारण है कि चरम बिंदु तक पहुंचते पहुंचते मांसाहारी जंतु दूसरे जीवों की संख्या में शिकार द्वारा कमी करते रहते हैं। अतः समुदाय विकसित होता है किंतु स्थिरता प्रदर्शित होने लगती है। यह स्थिति सामुदायिक स्थिरता यानी कम्युनिटी स्टेबिलिटी कहलाती है। इस अवस्था में पिरामिड भी स्थिरता दर्शाता है। समुदाय की स्थिरता की स्थिति में भी जनन के कारण जीवों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। अब इस बढ़ती संख्या से बना दबाव समुदाय की सीमा बंदी होने अर्थात विस्तार रुक जाने से और भी उग्र हो जाता है। मूल समुदाय में जीव संख्या का समा पाना दुरूह हो जाता है। इस समस्या का समाधान कई सदस्यों के दूसरे स्थानों पर प्रवास करने पर ही होता है। इस प्रवास का कारण जहाँ समुदाय में स्थिरता बनी रहती है वहाँ जीव संख्या भी संतुलित बनी रहती है। इस प्रकार का प्रवास जीव संख्या प्रवास यानी पॉपुलेशन माइग्रेशन कहलाता है। यह प्रवास यदि नहीं हो पाता है तो समुदाय स्तर पर जीव संख्या का नियंत्रण प्राकृतिक रूप से भूख अथवा महामारी के माध्यम से किया जाता है। इस परिस्थिति में यदि कोई विशेष जाति ही समाप्त हो जाती है तो भोजन चक्र असंतुलित होने लगता है। इस प्रकार जीव संख्या प्रवास की महत्ता स्पष्ट की जा सकती है। भोजन हेतु प्रकृति में सामुदायिक अंतर्निर्भरता कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस फॉर फूड इन नेचर प्रत्येक समुदाय की स्थिरता हेतु भोजन की निरंतर आपूर्ति परम आवश्यक मानी गई है। कारण है कि जीवों की जीवंतता के लिए भोजन एक मूलभूत आवश्यकता होती है। वनस्पति वर्ग के जीव तो सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित द्वारा जल एवं अन्य पदार्थों से स्वयं का भोजन बना लेते हैं, जबकि जंतु वर्ग के जीवों में शाकाहारी प्राणी वनस्पति वर्ग के जीवों पर तथा मांसाहारी प्राणी शाकाहारी जंतुओं पर जीवन निर्वाह करते हैं। सभी प्रकार के जीवों के मृत होने पर सूक्ष्म जीवी जीवाणुओं तथा कवक उन्हें अपघटित करके पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी से ये पौधे बीजों द्वारा उत्पन्न होकर पुनः भोजन निर्मित करना प्रारंभ कर देते हैं। यह चक्रीय क्रम निरंतर रूप से होता रहता है और प्रकृति का भोजन चक्र कहलाता है। इस चक्र के माध्यम से सौर ऊर्जा भोजन के विविध रूपों के माध्यम से अंततः वातावरण में पुनः आ जाती है। एक जीव समुदाय के विभिन्न सदस्यों में अंतर्निर्भरता भोजन चक्र में विशिष्ट रूप से प्रमाणित सी जान पड़ती है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन प्रकृति में खनिजों जल एवं वायु के द्वारा वनस्पति वर्ग के जीव सौर ऊर्जा को काम में लेकर कार्बनिक भोजन निर्मित करते हैं जिसे शाकाहारी प्राणी खाते हैं। मांसाहारी जीव शाकाहारियों को खाकर भोजन रूपी ऊर्जा का आगे परिवहन करते हैं। अंत में कवक एवं जीवाणु मृत जीवों को सड़ा गलाकर पुनः पदार्थों को भूमि में मिला देते हैं। भोजन ऊर्जा के इस प्रकार के स्थानांतरण को हम खाद्य चक्र कहते हैं। खाद्य चक्र भी जीव जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं। मुख्यतः इन्हें दो प्रकार का माना गया है। प्रथम प्रकार में साधारण खाद्य श्रृंखलाएं आती है, जबकि द्वितीय प्रकार में जटिल खाद्य श्रृंखलाएं आती है। पहला साधारण खाद्य श्रृंखला सिंपल फूड चेन, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि ये खाद्य श्रृंखला सरल प्रकार की होती है। यह सरल प्रकार की कहलाती है। इसे सरल भोजन चक्र भी कहते हैं। इसमें वनस्पति वर्ग के जीव तथा कवक एवं जीवाणु सम्मिलित होते हैं। अति सामान्य भोजन आश्रितता इसमें परिलक्षित होती है, जिसमें वनस्पति वर्ग के जीव सूर्य के प्रकाश में भोजन निर्माण करते हैं। ये वातावरण से ऊर्जा लेते हैं। सूक्ष्म जीव इन्हें सड़ा गला देते हैं और इन्हें नष्ट कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की साधारण आहार श्रृंखला में उत्पादक स्वयं भी उपभोक्ता है और एक चरण और चलकर
अपघटित करने वाले जीव भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा है जटिल खाद्य श्रृंखला, कॉम्प्लेक्स फूड चेन। इस प्रकार का नाम ही जटिल होने से इसमें उत्पादक के पश्चात अनेक उपभोक्ताओं की श्रृंखला अस्तित्व में होने के पश्चात अंत में अपघटित होने वाले जीवों का नंबर आता है। अधिकांश जैव समुदायों में खाद्य श्रृंखला का जटिल रूप ही विद्यमान होता है। उदाहरण के रूप में समुद्र में पादप प्लवक उत्पादक होते हैं, जिन्हें शाकाहारी प्राणी प्लवक जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं अपना आहार बनाते हैं। इसके पश्चात मांसाहारी तैरने वाले जंतु यथा छोटी मछलियाँ, झींगे आदि द्वितीयक उपभोक्ता बनते हैं तथा द्वितीयक उपभोक्ता को बड़ी मछलियाँ अन्य बड़े जीव जो तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं अपना आहार बनाते हैं, जिनके मरने पर अर्थात तृतीय उपभोक्ताओं के मृत शरीर को विघटनकारी जीव विघटित कर देते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला जटिल रूप में बन जाती है। खाद्य जाल या भोजन जालिका फूड वेब प्रकृति में सामान्यतः सभी जंतुओं का एक निश्चित प्रकार का आहार होता है। मांसाहारी जीव मांस का ही भक्षण करते हैं, घास पत्तियां नहीं खाते हैं। इसी प्रकार शाकाहारी जंतु मांसाहार नहीं करते हैं, किंतु अनेकों से जंतुओं भी जो आवश्यकता के आधार पर शाकाहार एवं मांसाहार कुछ भी कर लेते हैं। मनुष्य भी इसी प्रकार का एक सामाजिक प्राणी है। इसका खाद्य चक्र जटिल होता है। खाद्य श्रृंखला के दृष्टिकोण से कभी शिखर उपभोक्ता तो कभी द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता भी बने दिखाई देते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाएं मकड़ी के जाले के समान बनी होती हैं और इस प्रकार की जो उसे खाद्य जाल या फूड वेब कहा जाता है। पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल की बात करें, भोजन ग्रहण करने की विधियां भी जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। जब एक समुदाय में समान विधि से भोजन करने वाले जंतुओं या जीवों को समान स्तर का माना जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव प्रथम पोषण स्तर यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, शाकाहारी जीव द्वितीय पोषण स्तर यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, और शाकाहारियों को खाने वाले जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको तृतीय पोषण स्तर यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, एवं प्रथम या प्राथमिक मांसाहारियों को खाने वाले द्वितीय मांसाहारी जीव चतुर्थ पोषण स्तर यानी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को निर्मित करते हैं। आहार विधि को भी आधार बनाकर ये स्तर निर्धारण किए गए हैं, किंतु मात्र पोषण को आधार बनाकर जंतुओं का विस्तृत वर्गीकरण कर पाना संभव नहीं है। कारण है कि एक जाति के जंतु एकाधिक खाद्य विधियों से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा, सुरक्षा हेतु प्रकृति में सामुदायिक अंतर्निर्भरता, कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस फॉर प्रोडक्शन इन नेचर। एक ही समुदाय में विभिन्न जीव सुरक्षा हेतु भी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। घने पेड़ एवं घास आदि वनस्पतियां वर्षा, आंधी तथा शत्रुओं से जंतुओं की सुरक्षा करते हैं एवं आश्रय देते हैं। सुरक्षा पूरी नहीं होने पर जीव संख्या पर सीधा प्रभाव पड़ता है, अर्थात पेड़ पौधों के अभाव में कीट वर्ग के जंतु कीटाहारियों का आहार बन जाते हैं। फलस्वरूप परागण पूरा नहीं हो पाने से वनस्पति वर्ग के जीवों की संख्या घटने लगेगी और इस प्रकार सुरक्षा हेतु प्रकृति में पारस्परिक जीवों की आश्रयता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। सुरक्षा के अनुकूलन जो विभिन्न प्रकार के होते हैं सामुदायिक अंतर्निर्भरता के श्रेष्ठ उदाहरण हैं संगोपन या छिपाव, अनुहरण यानी मिमिक्री, चटकीले रंग, विषदंत, सांप के फन तथा कार्य के अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आदि से जीव भोजन, प्रजनन और सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सामुदायिक जीवन में जंतु एक दूसरे पर सुरक्षा के लिए आश्रित रहते ही हैं। वनस्पतियां मिट्टी पर खनिज पदार्थों के लिए निर्भर रहती हैं। मरे हुए जीवों को पुनः उपयोगी बनाने का काम जीवाणु एवं कवक करते हैं। इन पर सभी आश्रित रहते हैं। जीवाणु एवं कवक स्वयं भी भोजन के लिए मृत जीवों पर आश्रित रहते हैं। एक दूसरे पर निर्भरता के इसी जाल को हम सामुदायिक अंतर्निर्भरता कहते हैं। थैंक यू।